Yes, okay, let's begin. The session number 3 for the moment of inertia. MOI is the abbreviation for it. And we are already into the shapes, already into the continuous form of the objects. Yeah, actually checked in for thin rod. Thin rod के लिए already हम check on कर चुके हैं. So let's see what we are going to learn today. We are going to take the idea forward and talk about the same thing, that is continuous distribution. And we are going to focus upon, let's say, a disk distribution, ring distribution, and if the time permits, we are going to move towards the spherical distributions. So this is our think tank for today. तो सबसे पहले तो स्लेंडर रॉड से अपनी शुरुआत करते हैं, जहां तक हमने लास्ट के सेशन में अपने आप को रोका था. So without actually teaching anything right now in the beginning, I am asking you a question to begin with, and hopefully without making any mistake, you are going to answer the question. So question बिल्कुल simple है. आपके सामने एक axis है, तो इस axis को नाम दे देते हैं. Let's say this particular axis is a y axis, और इस पर्टिकुलर एक्सिस पे आपको इस थिन रॉड की वजह से, जिसका मास m है और लेंथ l है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इवैल्यूएट करना है. सो जस्ट कैलकुलेट अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस y. You can use the theorems, you can use the integration, is all your wish. दो मेथड्स हैं हमने सीखे हुए हैं. एक तो बाय डिफॉल्ट मेथड इंटीग्रेशन का है ही, और दूसरा मेथड जो है दैट इज योर एक्सिस थ्योरम. सो यू कैन सेलेक्ट कि कौन सी एक्सिस थ्योरम आपको लगानी है. एक्सिस थ्योरम लगाते समय आपको कोई रिजल्ट पहले से पता होने चाहिए, और उस थ्योरम की एप्लीकेबल कंडीशन आपको पता होनी चाहिए. सो प्लीज ट्राई आउट एंड जनरेट आंसर. वेटिंग फॉर द आंसर. एज यू गोइंग फॉर द आर्टिकल ऑफ द इंटीग्रेशन, तो हमने देखा था कि अगर एक्सिस सेंटर से पास कर रही थी तो लिमिट्स वाज समथिंग लाइक दिस, फ्रॉम माइनस ऑफ l/2 एंड टू प्लस ऑफ l/2. इफ सपोजिटली the axis was supposedly passing from the end, then we saw the limits changing from 0 to L. So I think that is not a difficult scenario over here. That we can see how the limits are going to be changed. You can see that the limit is going to be from minus of L/4 and to 3L/4 over here. Because you can see that how many particles are towards the left and how many particles are towards the right. So left side पे जितने particles हैं वो L/4 लेंथ पर है, और right side पे जितने particles हैं वो 3L/4 लेंथ पर है. तो distribution बदल चुका है एक्सिस के रिस्पेक्ट में, and therefore the moment of inertia is going to be changed. एक तो वो तरीका है कि आप इंटीग्रेशन में ये लिमिट्स पुट ऑन करके रिजल्ट निकाल सकते हैं. एंड द सेकंड वे आउट मैंने आपको पहले बता दिया, दैट इज एक्सिस थ्योरम, एंड वी नो द एक्सिस थ्योरम. होपफुली वी नो द एक्सिस थ्योरम, एंड सो वी कैन फाइंड आउट द रिजल्ट. So which axis theorem should we use? Should we use parallel axis theorem? Should we use perpendicular axis theorem? Which axis theorem are we working upon? Answer. Which axis theorem should we apply to get the answer? Parallel axis theorem. Parallel axis theorem. Okay. So if you are applying the parallel axis theorem, can I apply the parallel axis theorem between these two axes? Yes or no? एक एंड एक्सिस और एक वाली एक्सिस, इनके बीच में लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम या नहीं लगा सकते? नो सर. नो. व्हाई नो? व्हाई नो? सेंटर ऑफ मास एक्सिस. करेक्ट, एब्सोल्युटली फाइन. क्योंकि जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लगाते हैं उसके अंदर हम इस तरीके से थ्योरम को डिफाइन करते हैं, दैट IPQ is equal to ICM plus of m into d square, where one of the axis has to be necessary सेंटर मास एक्सिस, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में सीखा हुआ है. सो वी कैन नॉट अप्लाई बिटवीन दीज टू एक्सिस, जो कि एंड एक्सिस है और y एक्सिस है, वो भी आपस में पैरेलल है, लेकिन आप इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक भी सेंटर मास से पास नहीं कर रही है. सो द ऑब्वियस चॉइस हैज टू बी द सेंट्रोइडल एक्सिस. ये वाली जो एक्सिस है, दिस बिकम्स एन ऑब्वियस चॉइस, और फिर हम इन दोनों पर्टिकुलर एक्सिस के बीच में अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं. द फन पार्ट इज कि अगर हम इन दोनों एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं तो इनके बीच का भी जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो L/4 है, और अभी भी जो हम एक्सिस सेलेक्ट कर रहे हैं उनके बीच का भी जो गैप है वो L/4 है. सो नेचुरली दिस कुड हैव बीन अ क्वेश्चन इन माइंड,
पर हमने उसका आंसर पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था. So this is our centroidal axis जिसको मैं IC से डिनोट कर रहा हूँ, and then I can apply IYY as equal to IC and plus M into D square. So anyone with the answer? Anyone with the answer? Centroidal axis for moment of inertia तो याद ही होगा. What is the value for the centroidal axis moment of inertia? ml square by 12. ml square by 12, that works fine. ml square by 12 और d की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता दी, that is equal to L by 4. So m into L by 4 whole square. And we just need to add this on, that is ml square into 1 by 12 and plus 1 upon 16. So what is we are looking at? What's the answer finding? How much? Come on. 7 ml square by 48. Correct. 48 LCM हो जाएगा तो 16 into 3 48 and 12 into 4 48. So 3 plus 4 that becomes 7. Absolutely done. 7 upon 48 of ml square becomes our net moment of inertia. Nothing to be actually memorized over there, but हाँ checkpoints हैं. वो checkpoints हमने already देख लिए कि एक axis जो होनी चाहिए वो center mass से in fact pass करनी चाहिए. Okay, so that was a beginner question for today. Let's move on and look at this axis. Now this axis specifically जिस तरीके से sketch करी गई है, this is axis lying in the plane, right? This is lying in the plane, which means that you can also sketch this thing as suppose ये हमने एक plane design करा, and then we sketch on this axis. First of all, हम पहले axis बना लेते. So let's say this is the axis and it lies in this plane. और जो rod है वो इस तरीके से इस एक्सिस के अबाउट प्लेस्ड है और फिर इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड को रोटेट करा गया. सो बोथ द रॉड एंड द एक्सिस आर लाइंग इन द सेम प्लेन. रिपीटिंग वंस अगेन, बोथ द रॉड एंड द एक्सिस आर लाइंग इन द सेम प्लेन एंड दिस इज सम आर्बिट्रेरी एंगल व्हिच इज लेबल्ड एज इक्वल टू अल्फा एंड वी नीड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस. नाम दे देते हैं एक्सिस को. लेट्स से दैट इज अ PQ एक्सिस और इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. सो जैसे कि ये रिजिड ऑब्जेक्ट है, ये जैसे कलेक्शन ऑफ मेनी पार्टिकल्स, तो एक पार्टिकल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ लेट्स से x फ्रॉम हियर या r ले लेते हैं, जैसे डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम हियर. और ये जो पार्टिकल है इसकी जो विड्थ है उसको हम dr एज्यूम कर लेते हैं. अब ये जो सिंगल पार्टिकल है जिसका मास dm है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे अलग अलग दूरी पर हैं एक्सिस से. कौन सी दूरी देखनी होती है, विच डिस्टेंस वी आर सपोज टू सी, तो हमें समझ में आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होगा. तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r नहीं है. इनफैक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस होगा, ताकि ये जो पार्टिकल है वो इस एक्सिस के अबाउट इस पर्टिकुलर सर्कल में रोटेट कर सके या सर्कुलेट कर सके. सो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि यहाँ से है इसको मैं r परपेंडिकुलर मेंशन कर लेता हूँ. सो डायग्राम से इट्स क्लियर कि r परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है that is r sin of alpha मिल रही है. That's the perpendicular distance of this particle. अब इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखें, so that is simply mr square. उसका मास dm है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया. और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि अगर हम चेक करें तो 0 से l के लिमिट पे नहीं आएंगे. एक बार फिर से चेक करें तो आधे पार्टिकल्स एक्सिस के लेफ्ट रीजन में है और आधे पार्टिकल्स एक्सिस के राइट रीजन में है. And so the limits obviously works upon as minus of L by 2 to plus of L upon 2. So we integrate this expression to get the net moment of inertia about a given axis, that is a PQ axis. और limits हमने पहले से समझ ली है, minus L by 2 है और plus L by 2. dm की वैल्यू सेम तरीके से हमारे पास आएगी, that is through the idea of the linear mass distribution. और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है जब तक ये क्वेश्चन ये ना बोले कि ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. So that lambda becomes as equal to dm upon dr, which is nothing but as equal to m upon l. m जो है इस रॉड का कंप्लीट मास है, l is supposed to be the complete length. यहाँ से हमें dm की वैल्यू मिल जाती है which is m upon l into dr. इसको हम अब अपने एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. So the moment of inertia should be instead of dm we have m upon l into dr. ये dm की जगह प्लेस करा है. अब r परपेंडिकुलर की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं which is r sin alpha और उसका स्क्वायर है.
So that's r square sine square alpha. Alpha is not changing. Alpha is not changing. मतलब एक्सिस अगर ऐसे है तो ये एंगल फिक्स है और ये ऐसे उसके अबाउट उसी सेम एंगल पे रोटेट कर रही है. Right? So as it rotates, what impression it is going to give? Let me show you that this is the axis. So as it is rotating, what you are able to see that it will describe this kind of a vision for you as it rotates like this. This is how it is going to rotate. That's how the vision will be seen over there as it rotates. Right? So different particles इस एक्सिस के अबाउट पे रोटेट कर रहे हैं. सो वी आर सपोज टू इंटीग्रेट. और लिमिट्स हमने पहले देख लिया. किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम देखें, अब इस इंस्टेंट पे भी देखें तो भी हम सेम देख सकते हैं कि आधे पार्टिकल्स जो है वो एक्सिस के लेफ्ट पर है और आधे पार्टिकल्स जो है वो एक्सिस के राइट पर आ रहे हैं. सो लुकिंग एट दिस आइडिया, अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. अब तो मेयरली इंटीग्रेशन रह गई है. सो दैट्स m अपॉन l एंड इनटू r स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा पहले लिख लेते हैं यहाँ से. So sine square alpha, that's m by l sine square alpha, and integration is simply of r squared here, which is r cube by 3. Limits पहले से तैयार है, minus l by 2 to plus of l by 2. Alpha is constant. That's m by 3l sine square alpha. Placing the limits, r cube है, so पहले upper limit डाल लेते हैं, will be l cube by 8. फिर lower limit place कर लेते हैं, so minus of minus l cube by 8. So which works as m by 3l sine square alpha into double of it, l cube by 8 plus l cube by 8. So that becomes 2l cube by 8, and 2l cube by 8 becomes as l cube by 4. So एक l ऊपर नीचे cancel है. The rest of the result is ml square. Dimensionally तो match करना ही चाहिए. And नीचे that becomes clubbing factor as 12. Oh, so ml square by 12 तो हम पहले भी देख चुके हैं. Extra term जो आ रही है, that is sine square alpha. Since ml square by 12 I know as a result, so can I choicefully write this result as IC sine square alpha? That's just my choice of right. Result तो हमने already देख ही लिया. So the moment of inertia either is coming out as equal to ml square by 12 sine square alpha, or it is IC sine square alpha. Now this expression explains to me कि डिपेंडिंग अपॉन अल्फा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है वो बदल सकती है ना, एज द एंगल ऑफ दैट टिल्ट इज चेंज्ड. मैक्सिमम तब होगा जब अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए, नहीं मिनिमम होगा. अगर अल्फा पाई बाय 2 होगा, इफ अल्फा बिकम्स इक्वल टू पाई बाय 2, इन दैट केस आई बिकम्स इक्वल टू IC. अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आप अल्फा को पाई बाय 2 कर दोगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा, where this angle is working as equal to how much, pi by 2. And this formula also suggests कि अगर हम ऐसा कर दें कि हमारे पास जो रॉड है, थिन रॉड है इनफैक्ट, और अगर हम इसके एक्सिस सेलेक्ट करें, द एक्सिस बीइंग लाइक दिस, सो व्हाट वी आर एबल टू सी कि इसमें अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ जाएगा. ऐसी एक्सिस को हम डिफाइन करेंगे बॉडी एक्सिस. तो बॉडी एक्सिस का एक बहुत ही सिंपल लीन मतलब है कि जितने भी पार्टिकल्स है वो सारे के सारे एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो किसी की भी फ्रीडम ऑफ रोटेशन ही नहीं. डू रिमेंबर कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इजी मतलब क्या है, द ईज एंड द फ्रीडम ऑफ द रोटेशन. तो जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पर है आप देख सकते हैं कि वो सारे के सारे एक्सिस के ऊपर ही आ गए, तो किसी का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करें तो वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब फ्रीडम ऑफ रोटेशन किसी भी पार्टिकल की नहीं है. तो इस एक्सिस के अबाउट it is unable to rotate, and hence its moment of inertia is supposed to be equal to 0. Do you remember that this is for this axis जो हमने same plane में consider करी. It's not an axis which is perpendicular to the plane. This is an axis which is lying in the plane. So the axis over here lies in the plane. Now जब हम इस तरीके से results को derive करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत idea लग जाता है इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स का. फॉर एग्जांपल इसमें हमने फिर से एक बार देखा -L/2 से +L/2 की इंटीग्रेशन हमने करी, और एक बार फिर से हमने देखा कि हमारा जो फैक्टर रिलीज हुआ दैट वाज 1/12. सो नाउ यू कैन टेक दिस रिजल्ट एज अ स्ट्राइड. मतलब आप काफी सारी इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे तो अगर इस तरीके का रिजल्ट आपको दिखेगा रॉड सिस्टम्स में या आगे जाके प्लेट सिस्टम्स में, सो यू कैन जस्ट टेक इट एज अ शॉर्टकट इन आइडेंटिफाइंग द ऑप्शन. कि अगर लिमिट आपकी इस तरीके से फॉर्म में आ रही है तो आपका फैक्टर जो है वो 1/12 आ रहा होगा.
And there is an extension of this question like this. This is an easy one, easy guessing, कि अगर हमारे पास इस तरीके से ये एक्सेस है और पूरी रॉड हमने इस तरीके से लगा रखी है, पहले तो क्या हो रहा था, आधे पार्टिकल्स इस एक्सेस के लेफ्ट पे थे, आधे राइट पे थे, अब सारे के सारे टुवर्ड्स द राइट है, तो इसका मतलब जो लिमिट है वो चेंज होके 0 से L हो जाएगी। ये अल्फा एंगल बिहेवियर सेम रहेगा, मतलब यहाँ पर अगर हम पार्टिकल लेंगे तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम तरीके से आएगा, विच वाज सपोज टू बी r sin अल्फा। इसी तरीके से वो जो पार्टिकल है जो सर्कल में रोटेट करेगा, द ओनली डिफरेंस इज गोइंग टू बी कि जो लिमिट है वो बदल चुकी है। सो इट इज एक्चुअली रिड्यूसिबल फ्रॉम दिस आइडिया कि अगर हम ये एंड एक्सिस लेते हैं इस तरीके से, तो ये 0 से L तक इसकी लिमिट रहती, और इसका जो रिजल्ट हमने फाइंड आउट करा हुआ है दैट वाज इक्वल टू ml²/3 बोथ बाय इंटीग्रेशन एंड बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये जो एक्सिस हमारी है अभी फिलहाल PQ एक्सिस, अगर इसके ऊपर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक कर रहे हैं, सो दैट इज गोइंग टू वर्क अपॉन एस ml²/3 sin² अल्फा। इससे ये डेफिनेटली रिड्यूसिबल है कि अगर हम इसके अंदर अल्फा की वैल्यू को π/2 रख देते हैं, सो वी आर एबल टू सी दैट द रिजल्ट इज गोइंग टू मैच अप। सो इस तरीके से क्वेश्चन काफी सारे डेवलप ऑन हो सकते हैं, right? Do remember again this axis is lying in the plane. Of course it is perpendicular in this case. This axis which we are seeing is perpendicular to the rod. Right now the PQ axis वो perpendicular नहीं है, but both of them are in the plane. Perpendicular to the rod plane consider हमारे ऊपर है कि हम प्लेन किस तरीके से बना रहे हैं, रेफरेंस प्लेन क्या है। तो हमने अभी फिलहाल रेफरेंस प्लेन ये रखा हुआ है। तो अब अगर ये रेफरेंस प्लेन है और हमने एक्सेस इसके परपेंडिकुलर ले लिया, तो फिर उसका रोटेशन फॉर्मेट डिफरेंट होगा, है ना। और एक्सेस अगर इन द प्लेन है तो उसका रोटेशन फॉर्मेट डिफरेंट है, वो किस तरीके से देखेगा वो मैंने आपको शो कर दिया। सो डू चेक इन, इस पे भी क्वेश्चन कई बार आपको कंफ्यूज ऑन कर सकता है। वी विल सी व्हेन वी विल सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इस लैंग्वेज से भी कई बार क्वेश्चन हमें ट्रिक ऑन कर लेता है। फिलहाल के लिए काफी रिजल्ट हमें पता चल गए हैं फॉर द केस ऑफ द सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन। मूव ऑन करना चाहिए पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन से आगे। So before moving on, let's take a nice question and see that whether we are able to answer that particular question, and then we are going to move on to the next kind of the distribution. तो पहले वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, and how does the question goes? हमारे पास एक रेक्टेंगल है, दिस इज अ रेक्टेंगल, राइट। अब ये रेक्टेंगल प्लेट नहीं है, दिस इज फॉर्म्ड ऑफ दीज 4 rods. These are 1, 2, 3 and 4 rods over here. इनके masses same है, right? The mass of this rod is m, this rod is also m, this is also m and this is also m. While the side length is different, इस side length को मैं L से denote कर रहा हूँ और इस side length को मैं B से denote कर रहा हूँ, right? So this is an idea. And now I have an axis, और मैं axis कैसे sketch कर रहा हूँ? As a cross axis. अब cross axis या dot axis का मतलब मैं पहले समझा चुका हूँ, that is perpendicular to the plane. तो इस प्लेन के एक्सिस परपेंडिकुलर है और डायग्राम के हिसाब से बिल्कुल सेंटर से पास कर, दैट इन फैक्ट इज लुकिंग लाइक द सेंटर मास ऑफ इट। तो एक तरीके से ये सेंट्रोइडल एक्सिस की डेफिनेशन। अब इस एक्सिस पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करना है। सो लेट्स ट्राई टू डू सो। हम इसको स्टेप वाइज कर लेते हैं किस तरीके से। लेट मी लेबल दिस, लेट्स से दिस इज A, B, C and D. So let me focus only upon the AB part of this figure. अगर मैं सिर्फ AB part of the figure पे चेक करता हूँ, this is only the AB part of the figure, मेरे को इस axis पे moment of inertia find out करना है। Now how do I do so? I imagine one axis, और वो axis जो है वो यहाँ पे मैंने imagine करी। Cross का मतलब फिर से एक बार क्या है? That is a plane perpendicular axis. So I am imagining an axis perpendicular to the plane. अब जो दोनों क्रॉस एक्सेस है, राइट, ऑफ द डिफरेंट कलर्स, ये आपस में पैरेलल होंगे, और जो AB के सेंटर से जो एक्सेस पास कर रही है वो डेफिनेटली उसके सेंटर से पास कर रही है। इसका मतलब दैट इज डेफिनेटली द सेंटर मास एक्सेस फॉर AB। इसका मतलब अगर मैं इस AB की बात करूं तो ये AB के सेंटर से पास कर रही है। इसका मतलब आई एम इक्विप्ड कि मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकूं, क्योंकि कंडीशन क्या होती है कि दोनों में से एक एक्सेस सेंटर मास से पास करनी चाहिए। तो AB के सेंटर से वो एक्सेस पास कर रही है, तो इनके बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। लेट्स चेक दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगा इस डिस्टेंस का हाफ, जो कि कितना है B है, तो B का हाफ।
सो जो डिस्टेंस है दैट वर्क्स अपॉन एज इक्वल टू b/2. और मुझे निकालना कहाँ पर है? I need to calculate this particular result where I need to calculate a result at the center. So at the center means over here. तो IC मैं define कर लेता हूँ वहाँ पे, तो मुझे वो निकालना है. So I think I can apply the result now. That IC will be equal to, that is IABC and plus m into d square, और d की वैल्यू कितनी है? b/2. So that's m into b/2 whole square. अब किसी भी रॉड के सेंट्रोइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पहले से पता है, दैट इज नथिंग बट ml²/12. इसका मतलब जो IABC है वो तो एक सिंगल रॉड है, AB एक सिंगल रॉड है, और उसके सेंट्रोइडल एक्सिस का रिजल्ट कितना है? ml²/12. सो हेंस दिस वैल्यू वर्क्स अपॉन एज ml²/12 and plus that is m into b²/4. That's the moment of inertia of this single rod about the IC, about the center. This is for the only for the rod AB over there, right? So अब मैं इसको IC1 से डिनोट कर लेता हूँ. दिस इज फॉर IC1. अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो नीचे वाली रॉड है CD, जो CD रॉड है, सो इफ आई लुक एट द रॉड CD ओवर देयर, इसके लिए भी रिजल्ट सेम है. द रिजल्ट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका IC से वो बिल्कुल सेम है, एंड दैट इज वंस अगेन गोइंग टू बी b/2. तो सेम तरीके से रिजल्ट इसके ऊपर भी लग सकता है. तो इसका मतलब मैं अगर लगाना चाहूँ तो ये रिजल्ट डेवलप हो जाएगा. इट इज गोइंग टू डेवलप, व्हिच मींस व्हेन आई एम गोइंग टू राइट द नेट रिजल्ट, सो दैट इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ IC1 ओवर हियर. इसका डबल आएगा, क्योंकि एक तो AB रॉड को सेंटर पे शिफ्ट कर दिया, और जो CD रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी हमने सेंटर पे शिफ्ट कर दिया. अब रह जाती है दो साइड वाली रॉड्स, दैट इज अ रॉड AD एंड द BC. सो अब थोड़ा सा नेचुरली इजी फील होना शुरू हो जाएगा कि अगर हम ये वाली रॉड कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, दैट इज अ रॉड AD नाउ. अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चेक करना पड़ेगा, और जो रेफरेंस एक्सिस हमारे लिए है अब वो ये वाली हो जाएगी, और अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चेक करना है, व्हिच इज नथिंग बट एज इक्वल टू L/2 ओवर है. और AD की जो लेंथ है वो B के बराबर है. तो अगर मैं इस रिजल्ट को IC2 से डिनोट कर लेता हूँ, तो सबसे पहले तो AD के सेंटर वाली जो रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा मेरे को mb²/12, क्योंकि AD साइड लेंथ जो है दैट इज ऑफ द लेंथ B साइड. सो mb²/12 एंड प्लस m इंटू d² जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो L/2 आ रहा है इस बार. सो दैट्स m इंटू L/2 होल स्क्वायर. और ये एक रॉड नहीं है, मतलब AD रॉड के साथ में देयर इज अनदर सिमिलर रॉड which is my rod BC, तो उसका भी डिस्टेंस जो है वो सेम तरीके से आ रहा है. इसका मतलब इस रिजल्ट को भी मैं डबल कर सकता हूँ, which means अगर मैं नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पे निकाल रहा हूँ तो सारे रॉड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने वहां पे शिफ्ट किया है. सो दैट इज ट्वाइस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अदर टू रॉड्स. तो एक तो AB और CD पेयर ऑफ रॉड्स हो गए, और फिर AD और BC पेयर ऑफ रॉड्स हो गए. अब मैं इनको क्लब ऑन कर लेता हूँ and let's check on the final result. So the net moment of inertia works upon as, इसको डबल कर लेते हैं. So 2 into ml²/12 and plus mb²/4, and once again doubling the second result. So that's mb²/12 and plus ml²/4. So that looks like the result. तो अगर हम क्लब ऑन करें, so that's ml²/6 and plus ml²/2. ये L² वाली टर्म्स क्लब इन कर लिए, और सिमिलर टर्म जो हो जाएंगी दैट आई थिंक इज फॉर द mb². so that's mb²/6 and plus mb²/2. this looks like the result. और इसको अगर हम ऐड करें, so I think it becomes 4/6. this is 3/6 plus 1/6, 4/6. 4/6 becomes 2/3. so that's 2/3 of ml², और सेम टर्म जो है वो सेकेंड वाली है. सो दैट्स प्लस ऑफ mb². दैट वर्क्स द रिजल्ट अबाउट द सेंटर ऑफ दिस अरेंजमेंट. अब इतनी मेहनत करी है तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का नाम दे चलते हैं. तो इसको हम नाम दे सकते हैं एज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम. इट्स अ रेक्टेंगुलर फ्रेम. रेक्टेंगुलर फ्रेम जैसे विंडो का फ्रेम होता है जिसके अंदर हमने शीशा नहीं लगाया हुआ है. सो जैसे उसकी चौकाट बनाई हुई है, तो बिल्कुल एक तरीके से चौकाट बनी हुई है, मतलब सिर्फ एंड्स बने हुए हैं. तो उस चौकाट को हम ओपन कर सकते हैं
उसके अंदर बस हमने शीशा नहीं लगाया हुआ बीच में. सो इट इज फ्री टू मूव. सो हाउ इजिली इट इज फ्री टू मूव? तो अभी हमने उसको एंड एक्सिस पे नहीं देखा. हमने कहाँ पे देखा है? अभी हमने उसको सेंटर एक्सिस पे देखा हुआ है, राइट. सो कई बार ऐसा फील होता है कि सेंटर एक्सिस पे निकालना थोड़ा प्रैक्टिकली कई बार मतलब ऐसा लगता है इलॉजिकल. ऐसे इलॉजिकल है मतलब बीच में कुछ है तो है नहीं, सिर्फ कोने कोने में यहाँ पे मास है. तो बीच में जो एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कैसे कर रहा है बिना सपोर्ट. सो कई बार वो चीज इलॉजिकल लगती है, इमेजिनरी से लगती है, हाइपोथेटिकल से लगती है. बट देन IC बेसिकली एक्ट्स एज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि आप किसी और एक्सिस पे उसके कंपैरिजन में कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं. अदरवाइज अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको यही फीलिंग आएगी कि भाई सेंटर से कोई सपोर्ट तो है नहीं, तो ऐसे ऐसे अगर बीच में रखा हुआ ये एक्सेस फिर तो गिर जाएगा, है ना. तो ऐसी फीलिंग आएगी. सो रिजल्ट में हमें मिल गया. We have got this particular result. Sometimes a result which has been derived may act for a base result for the next problem. So I have a very nice problem, a previous problem, जो कि इस particular result को use करके शायद easy हो जाएगी. So let's work on that problem also. So I'm taking that problem and that problem थोड़ा change कर लेते हैं. अब एक square frame ले लेते हैं. I'm taking a square frame. Frame का मतलब क्या है? It's a collection of rods and all the rods are thin, independent thin rods का collection. So let me focus upon another question like this. अब मेरे पास ये axis है. This is an axis. पहले मैंने axis बनाई है और अब मैं एक square frame बना रहा हूँ इसके साथ में. So this is a square frame placed like this. So that's the square frame placed like this. And it is made up of collection of the rods. So कितनी rods है? 4 है, right? So 4 rods, each of the mass m and the length L. Mass m and the length L. And the goodness of the question is, understand the question properly, that the square and the axis lies in the same plane. Let me write it down. That is a square and the axis lies in the same plane. और अब मुझे इस particular given axis पे MOI moment of inertia find out करना है. Let me label the axis as YY axis over there. क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे भी हो सकती है कि किसी एक एज से मतलब किसी एक वर्टेक्स से जो एक्सिस है वो पास कर रही है and axis is lying inside the plane. Now how do I attempt this particular question? Now it comes across to me suddenly while attempting this particular question that what if I construct imaginary axis like this over here? Will it help me? तो मुझे थॉट प्रोसेस कहता है yes it can help me, क्योंकि ये इस फिगर का नेचुरली CO है, सेंटर ऑफ मास. इसका मतलब I will be allowed to use the parallel axis here. अब ये वाली जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस तो है पर ये सेंट्रोइडल एक्सिस नहीं. ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, सेंट्रोइडल नहीं क्योंकि प्लेन परपेंडिकुलर नहीं. तो मैं इसको ICM एक्सिस लिखते हैं पर अलाउड है. पैरेलल एक्सिस थ्योरम सेंटर ऑफ मास पे या सेंट्रोइडल एक्सिस दोनों पे अलाउड होती है. इस पे भी अलाउड है और मुझे ये वाला डिस्टेंस है तो जो कि d की तरह एक्ट करेगा. तो इसका मतलब मेरा जो रिजल्ट है IYY I can mention as equal to the moment of inertia about the center of mass axis and plus now यहाँ पे there can be a small mistake by many students, not one or two, it can be many students making a mistake over there कि यहाँ पे आप simple इसको m into d square place कर लेंगे. It's a very simple mistake which the students do over there. तो ये गलती मत करिएगा क्योंकि जो मास है यहाँ पे वो सिस्टम का मास है और यहाँ पे जो सिस्टम है इससे कलेक्शन ऑफ 4 रॉड्स. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट मिस्टेक यू कैन डू. और सेंटर मास का मतलब जो है वो हम याद तो रखते हैं और भूल जाते हैं, याद रखते हुए भी भूल जाते हैं. सेंटर मास वो पॉइंट होता है जहां पर हम सारे सिस्टम का मास एक्यूमुलेट करके एज्यूम करते हैं. इट मीन सेंटर मास पे मास m नहीं होगा, 4m होगा क्योंकि हर एक रॉड जो है उसका मास m. इसका मतलब सेंटर मास पे जो मास है दैट इज हाउ मच 4m and therefore this is not md square and this is 4m into d square. So do take this idea in the mind कि आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम थ्योरम लगा रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो उसके अंदर जो हम m यूज कर रहे हैं दैट इज अ मास ऑफ द एंटायर सिस्टम एंड दिस इज जस्ट नॉट द मास ऑफ द वन ऑफ द पार्टिकल. क्योंकि बेसिकली हम फॉर्मूला तो याद रख लेते हैं पर उसका बेसिक मतलब शायद हम फिर भूल जाते हैं. राइट. सो वी हैव करेक्टेड अवर आइडिया. तो इस आइडिया को मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ. That is IYY is supposed to be ICM and it should be 4 into
एम डी स्क्वायर, राइट। सो करेक्ट तरीके से हमने लिख लिया है, एब्सोल्युटली डन। सो नाउ अब आईसीएम की वैल्यू, अरे वो तो आती नहीं है, वो तो हमें चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारे को हेल्प करेगी दूसरी थ्योरम, और कैसे उसको मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक और फिगर बनाते हैं। वो फिगर कैसे बनाऊं? आई फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट दिस प्लेन। मैंने ये प्लेन कंस्ट्रक्ट करा, और इस प्लेन में मैं क्या कर रहा हूँ? स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। सो आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर इन दिस प्लेन लाइक दिस। और अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसके प्लेन परपेंडिकुलर एक्सिस बना रहा हूँ। सो दिस इज एन एक्सिस विच इज प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस। अब ये जो स्क्वायर है और ये जो एक्सिस है, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो इस एक्सिस को हम सेंटर मास एक्सिस तो बोल ही सकते हैं, साथ में सेंट्रोइडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैं इसको आई सी से डिनोट कर लेता हूँ। सो दैट्स एन एक्सिस आई सी, और ये कहां से पास कर रही है? सेंटर से पास कर रही है। अब मैं दो और एक्सिस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। सो वॉच देम केयरफुली। So one of the axis is this axis, right? This axis I can construct, and the second axis can be this axis. अब अगर मैं इन दोनों एक्सिस को ध्यान से देखूं, ये जो दोनों एक्सिस हैं, they are actually looking like median axis. क्या बन रही है? मीडियन एक्सिस बन रही है। और ये दोनों एक्सिस आइडेंटिकल लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों ब्लू एक्सिस को देखो, तो किसी भी ब्लू एक्सिस को देख लें तो दोनों के अबाउट स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आना चाहिए, क्योंकि दोनों के अबाउट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब मैं इन दोनों एक्सेस को हटा के एक और पेयर ऑफ एक्सेस आपके लिए कंस्ट्रक्ट करता हूँ। पहले इसको हटा लेता हूँ, एंड आई विल कंस्ट्रक्ट अनदर पेयर ऑफ एक्सेस इन द सेम मैनर, राइट। सबसे पहले इसको पूरा करूँ, एंड आई एम कंस्ट्रक्टिंग अनदर पेयर ऑफ एक्सेस इन द सेम मैनर। So this is one of my axis, this in the same plane, this is one axis, and this is the second axis. These are again lying in the same plane. और इन दोनों एक्सिस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक बार फिर से ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बेसिकली डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर इंटरसेक्टेड 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो दोनों एक्सिस हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से थर्ड एक्सिस भी जा रही है। अरे ये मुझे याद दिला रही है किसी पर्टिकुलर थ्योरम की, एंड विच इज अ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। But I have the two axes in the same plane. उन दोनों एक्सिस को मैं नाम दे सकता हूँ। Let's say this is IX and IY. Let's say this is IX and this is IY. ये दो एक्सिस में लिख सकता हूँ, लेकिन ये दोनों एक्सिस अगर मैं ध्यान से देखूँ तो दोनों को मैं डायगोनल एक्सिस भी बोल सकता हूँ। तो IX को भी मैं ID मेंशन कर लेता हूँ, दैट्स डायगोनल एक्सिस, और IY को भी मैं डायगोनल एक्सिस से मेंशन कर लेता हूँ, और फिर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर लेता हूँ। So as I apply the perpendicular axis theorem, I should have Iz as equal to Ix plus Iy. अब जो Iz है यहाँ पे वो सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो सेंटर से पास कर रही है और प्लेन परपेंडिकुलर है, तो उसको मैं Ic से मेंशन कर लेता हूँ। और Ix और Iy दोनों सिमिलर एक्सिस हैं, दोनों ही डायगोनल एक्सिस हैं। So that's Id plus of Id over there. But there is something very peculiar, अगर मैं ध्यान से चेक करूँ, ये जो आईडी एक्सिस है बेसिकली उसी को मैं आईसीएम बोल रहा हूं, जो कि ये राइट साइड पे मैंने मेंशन करा हुआ है। दैट्स द सेंटर ऑफ मास एक्सिस बिकॉज़ दैट एक्सिस इज लाइंग इन द प्लेन। सो दैट्स अ रेफरेंस एक्सिस व्हिच इज लाइंग इन द प्लेन। इसका मतलब ये जो दोनों एक्सिस है इनमें से ये एक्सिस कोई भी हो सकती है, क्योंकि दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो आइडेंटिकली आए। सो दीज आर नथिंग बट द आईसीएम एक्सिस, बोथ ऑफ देम, राइट। तो दोनों में से एक एक्सिस मुझे चाहिए, तो मैं इस रिजल्ट को लिख सकता हूँ यहाँ पे IC as equal to ICM plus of ICM, and which gives me that this is twice of ICM. तो जो सेंटर मास एक्सिस है और जो सेंट्रोइडल एक्सिस आप देख सकते हैं कि उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है, अंडरस्टूड है। एक एक्सिस प्लेन परपेंडिकुलर है और दूसरी एक्सिस इन द प्लेन है। इनफैक्ट ICM का रिलेशन IC के साथ में हाफ है, दैट्स IC/2। अब मुझे सिर्फ IC की वैल्यू चाहिए, बिकॉज इफ आई गेट अ वैल्यू फॉर IC तो मुझे यहाँ से ICM की वैल्यू मिल जाएगी, एंड वंस आई गेट अ वैल्यू फॉर द ICM तो फिर इस एक्सप्रेशन में डाल के मुझे IYY की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सो दैट्स व्हाट माय कंसर्न इज। सो मुझे अब IC की वैल्यू ये कहाँ से मिलेगी, तो वो मैं पीछे से ले आता हूँ इन द सेंस जैसे कि मैंने ऑलरेडी चेक ऑन करा हुआ था फॉर द केस ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए जो सेंटर पे मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करा था
So I feel कि हमें याद हो कि हमने क्या लिखा था. The result was working as equal to 2/3 of ml square and plus of mb square. This was a result which was working out 2/3 of ml square plus mb square. अभी हमने फाइंड आउट करा है फॉर द केस ऑफ द रेक्टेंगल. और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है इसका मतलब l की वैल्यू b के बराबर है. So that should be equal to 2/3 into twice of ml square, which works as 4/3 ml square. That's the moment of inertia of the square frame about the center. And if it is 4/3 ml square over there, ये ml square है, right? And so I can use this result here. So ये आ जाएगा as half of that value. So half of this particular value should be as 2/3 of ml square. That's 2/3 ml square as a result, ml square, right? That's the value for the ICM. और अगर मुझे ICM की वैल्यू मिल गई है, as you can see how the question is building up, तो यहाँ से मुझे IYY की वैल्यू मिल जाएगी, which is equal to 2/3 of ml square. और ऑलरेडी मैं करेक्शन कर चुका हूँ कि मुझे मास जो है यहाँ पे टोटल मास यूज करना है, which is 4m and into d square. अब d क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी चेक कर लेते हैं. दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ द डायगोनल. ऐसा हाफ ऑफ द डायगोनल ओवर देयर. हाफ ऑफ द डायगोनल कितना होगा? डायगोनल लेंथ इज L√2. सो दैट्स L√2 and divided by 2. So divided by 2. So that should be equal to L upon √2 should be the value. So ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. So 4m into L upon √2 whole square. So this works as 2/3 of ml square and plus that's 4m into L square by 2. So that works at 2 ml square. That's 2 ml square. और अब इसको add up करें. So 3 into 2 6 plus 2 8. So that works as 8/3 of ml square. So this is just like a question leading to another question. मतलब एक result हमने बनाया, उससे दूसरा बनाया, उससे तीसरा बनाया, उससे चौथा बनाया. This is how the questions build up, and this is how the examiner actually builds up the next level questions. एक बेस क्वेश्चन कर लिया रेक्टेंगल का, अब उसके ऊपर हमने उससे डिड्यूस कर लिया कि स्क्वायर के लिए क्या रिजल्ट बनेगा. फिर उससे हमने चेक कर लिया कि कोई और एक्सिस पे पूछ लो, कोई और एक्सिस पे लेके गए तो थोड़ी जेन्युइन एक्सिस देखो ना. तो जेन्युइन एक्सिस देखी तो वो सेंटर मास एक्सिस लग रही है. अब बेसिकली उस एग्जामिनर को चेक क्या करना था? ही वांटेड टू चेक कि आपको सेंटर मास एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस का डिफरेंस पता है अव्वल तो, और दूसरा फिर आप उनके बीच में कोई रिलेशन डिराइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो वो आराम से हो पाया बिकॉज वी न्यू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. सो ब्लेंड ऑफ द क्वेश्चन हो गया. इसके अंदर आपने दोनों थ्योरम से अप्लाई कर ली. आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी अप्लाई करी और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी अप्लाई करी. नाउ इट वंस अगेन गोस बाय द बुक कि अब मैं इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट मान के रखूं. सो आई विल से टू माई सेल्फ नो. रीजन बिकॉज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे. इनफैक्ट फॉर द सिंपल आर्टिकल ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू कैन get around 200-250 questions in your books. So it is not advisable कि आप इन results को याद रखें because you may falter because इतनी different axes होती हैं कि उसके ऊपर इतने different values of moment of inertia होते हैं that it is nearly like not a wise idea कि हम इस सारे result को याद रखें. हाँ, method axis का मतलब समझ में आना चाहिए कि कब question in the plane axis पूछ रहा है, कब वो perpendicular to the plane axis पूछ रहा है. That is what the practice basically demands upon. तो ये एग्जाम्पल इतना एक्सटेंडेड क्यों गया? बिकॉज इट वांटेड टू एक्सप्लेन कि एक डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन जहां से हमने शुरू करा, दैट वाज फॉर अ स्लेंडर थिन रॉड, उसके क्वेश्चंस किस तरीके से आगे बढ़ के हमारे सामने आ सकते हैं. नाउ लेट्स फोकस अपॉन अदर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. जिसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज अ रिंग डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि हमने रॉड डिस्ट्रीब्यूशन को इतने डिटेल में कर लिया तो कोई भी और डिस्ट्रीब्यूशन हमें उतना तंग नहीं करने वाला है. बिकॉज एक्चुअली आइडिया शायद हमारे दिमाग में फ्लोट कर जाए. और आइडिया हमारे दिमाग में क्या फ्लोट करना चाहिए कि सबसे पहले किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते. और मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो फिर वो सेंट्रोइडल एक्सिस के इर्द गिर्द, उसके आसपास घूमेंगे. या मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के रिजल्ट हमें मिल जाएगा, या फिर हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के हमें मिल जाएगा. हाँ, क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा तंग करना होगा. So in that case, फिर वो हमें इंटीग्रेशन पे ले जाएगा. But I actually tell you, you won't get such kind of questions in which you have to do much complex integrations until unless वो पूरा क्वेश्चन ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फोकस हो. What we have seen is that
मेनी क्वेश्चंस जस्ट यूज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ रिजल्ट, राइट? तो हमें वो रिजल्ट क्विक आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए, तो इसलिए हमें सेंट्रोइडल एक्सिस पे वैल्यूज कम से कम अपने दिमाग में फीड करनी पड़ती है। अभी जो रिंग डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही आसान डिस्ट्रीब्यूशन है। वंस अगेन इट फील्स लाइक ये थोड़ी ना प्रैक्टिकल एक्सेस नहीं है, ठीक है? एक्सेस वैसे तो देखो तो बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है, सिमेट्रिक एक्सेस है, पर इसका सपोर्ट सिस्टम रिंग उसके अराउंड घूम कैसे रही है जब कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कैसा फीलिंग आती है? फिलहाल हमें तो रिजल्ट निकालना है इसके ऊपर, बाद में एक्सेस शिफ्ट कर लेंगे। तो ये हमारी सेंटर एक्सेस है और ये बड़ी खूबसूरत एक्सेस है, क्योंकि इसमें अगर हम कोई भी पार्टिकल यहाँ से चेक कर लें, जितने भी पार्टिकल्स हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सारे पार्टिकल का मास डीएम है, और जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी सेंटर एक्सेस से इक्वी डिस्टेंट है, और सभी का डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कैपिटल आर के बराबर आता है। सो दैट्स अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी ब्यूटीफुल डिस्ट्रीब्यूशन कि सारे पार्टिकल्स सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। और किसी भी एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लिखेंगे, सो दैट इज dm into perpendicular distance square, which is dm into r square. That's the result which we are getting for a single particle. और अगर हम इसको एड ऑन कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं फॉर द कंप्लीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, विच इज सिंपली इंटीग्रल dm into r square. अब हम इसके अंदर dm की वैल्यू को पहले इधर उधर से सब्स्टिट्यूट करके लिखें, बट देयर इज नो पॉइंट। रीजन, इसमें जो कैपिटल आर है वो कांस्टेंट है। जैसे कि अगर हमने स्लेंडर रॉड डिस्ट्रीब्यूशन करा था और हमने ये सेंटर ऑक्सिस ली थी, फिर हमने इसके ऊपर बहुत सारे पार्टिकल बनाए थे, लेट्स से ये डीएम पार्टिकल था और ये भी डीएम पार्टिकल था, बहुत सारे पार्टिकल्स थे, तो यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग थी। यहाँ पे एक्सिस बोलने को तो सेंटर से पास कर रही है, लेकिन जितने पार्टिकल्स हैं सारे के सारे इक्विडिस्टेंट तो नहीं थे ना, मतलब इसका डिस्टेंस कुछ और था, इस पार्टिकल का डिस्टेंस कुछ और था, बट द सेम स्टोरी इज नॉट इन द केस ऑफ द रिंग। यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं वो सेंटर के रिस्पेक्ट में कैपिटल आर की दूरी पे ही है। सो दिस लुक्स लाइक अ गुड सिमेट्री। दिस इज नॉट लाइक अ गुड सिमेट्री इन द केस वेयर वी आर चेकिंग फॉर द केस ऑफ द रॉड, पर यहाँ पे सिमेट्री थोड़ी सी अप नॉच लग रही है, अच्छी लग रही है, सच दैट द इंटीग्रेशन बिकम्स नॉट अ पेन, इट इज वेरी इजी। अब इसमें आर स्क्वायर सीधा कूद के जंप करके बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, इसमें नहीं आ सकता था, क्योंकि अगर हम किसी भी जनरल पार्टिकल को देखते तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना था, स्मॉल आर के बराबर था, करेक्ट है ना, राइट? तो वो वैल्यू चेंज हो रही थी, पर यहाँ नहीं हो रही है। तो कैपिटल आर स्क्वायर कम्स आउट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इट इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, वो तो टोटल मास आ जाएगा। सारे मासेस को ऐड करेंगे, सारे सर्कमफ्रेंस पे जितने मासेस है सबको ऐड करेंगे, तो दैट इज अ नेट मास ऑफ द सिस्टम, and therefore the moment of inertia about the centroidal axis for a uniform ring distribution, mentioning once again, for a uniform ring distribution works upon as equal to m into r square. Now there is a twist in the tail here. Just suppose this is the same axis over here and we have a ring like this once again, but now someone tells me that this is a non-uniform distribution in this case. So it is a non-uniform distribution over there. तो हो सकता है यहाँ पे जो मास है और यहाँ पे जो मास है वो अनइक्वल है, but that doesn't actually change in the story in this particular behavior, इस क्वेश्चन मतलब रिंग डिस्ट्रीब्यूशन। रीजन why? Because चाहे एक जगह हो सकता है कि यहाँ पे मास ज्यादा हो, मतलब यहाँ पे जो डीएम प्राइम है और यहाँ पे जो डीएम है, ये हो सकता है कि एक तरफ डेंसिटी ज्यादा हो, एक तरफ डेंसिटी कम हो, मतलब एक तरफ मास ज्यादा है दूसरी तरफ मास कम है, बट एक्चुअली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है ना सेंटर से, वो नहीं बदल पा रहा, वो सही हो रहा है। That distance is coming out to be exactly the same. So this is coming out to be as equal to r, this is coming as equal to r, this is coming as equal to r, ये सारे डिस्टेंस सेम आ रहे हैं। अब इसको बुक में किस तरीके से लिखा होता है मैं समझाता हूँ कि अब इसको डीएम का मास कैसे लिखते हैं। तो आदत क्या है कि हम डीएम को देखें एंगल पे, इसको देखें एंगल पे। अगर हम डीएम को एंगल पे देखें तो ये जितना पार्टिकल है ये सेंटर पे कोई छोटा सा एंगल सबटेंड करेगा, और जो छोटा सा एंगल है उसको हम यहाँ पे डी थीटा लिख लेते हैं, ठीक है? और जितना टोटल मास है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 2 पाई, 360 डिग्री सेंटर पे। सो डीएम अपॉन डी थीटा, है ना, डीएम मास कितना एंगल पर है, डी थीटा पे, छोटे से एंगल पर, और जो टोटल मास ऑफ द रिंग है वो कितना एंगल पर है, दैट इज ऑन द 2 पाई। इसका मतलब आप यहाँ से डीएम की वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं एज इक्वल टू एम अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा, ये आपकी डीएम की वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट है?
अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैं इसके लिए भी लिखता हूँ इस पर्टिकुलर रिजल्ट को और इतने मतलब डिटेल में भी करके लिखता हूँ, सो तो भी डीएम की जगह अगर मैं लिख रहा हूँ m/2 पाई इंटू डी थीटा ओवर देयर, और ये तो हो गया डीएम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस और किसी भी पार्टिकल का आपका सेम आ रहा है, वो तो आपका क्या आ रहा है, दैट इज कमिंग एज इक्वल टू आर, वो आपका सेम आ रहा है। पर एक कैच है, इफ इट इज गोइंग टू बी द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम इस रिजल्ट को एक्चुअली में इक्वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम इस पर्टिकुलर रिजल्ट को इक्वेट नहीं कर सकते हैं, राइट? डू रिमेंबर दैट if it is a uniform distribution, so this way of writing is allowed. लेकिन अगर वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग इज नॉट अलाउड। इन दैट केस आप लैम्डा यूज कर सकते हैं विच इज सपोज टू बी इक्वल टू dm/dl, और फिर आप इसको लिख सकते हैं एज ए dm/dl की जगह r इंटू डी थीटा, कि ये जो भी पार्टिकल है, ये जो एंगल है सेंटर पे वो कितना है डी थीटा, और ये रेडियस r है, और ये लेंथ कितनी है dl, सो dl की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा। सो दिस इज अ वे टू राइट दिस रिजल्ट। ये तब है इफ इट इज गोइंग टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में तो आप उसको टोटल मास से रिलेट कर सकते हैं, पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं कर सकते हैं, तो आपको dm/dl ही लिखना पड़ेगा विच इज इक्वल टू dm/r डी थीटा। और यहाँ से अब आप dm की वैल्यू को पिक कर सकते हैं विच इज equal to as lambda into r into d theta. This is the usual behavior to attempt the questions, right? और फिर उस particular value को आप place on करके integrate करके result को निकाल सकते हैं। So that was a point which I wanted to explain कि अभी तो क्योंकि क्वेश्चन easy लग रहा है, कोई इसके अंदर changes नहीं लग रहे हैं ज़्यादा, तो बट पॉइंट की एक्सप्लेन करना था कि कब आपको ये वाला जो रिजल्ट है दैट इज dm/d थीटा इक्वल टू m/2 पाई यूजेबल है, और कब आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना था। सो नेवरदलेस अभी जो हमारा रिजल्ट है दैट इज फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर एक्सिस, वो तो इस मास से कोई अफेक्टेड हो ही नहीं रहा, क्योंकि जितना भी मास यहाँ पर है वो सारा का सारा कहाँ पर है, दैट इज एट अ पेरीफेरी। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है दैट डज नॉट चेंज, क्योंकि डिस्टेंस सभी का सेम आ रहा है, तो वो r² आपको बाहर आ जाएगा, एंड दैट्स सिंपल इंटीग्रेशन और dm, और वो वैल्यू वंस अगेन आपकी जो है वो टोटल मास जो भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो वहाँ पे प्लेस ऑन हो जाएगा। सो दैट्स समथिंग यूनिक फॉर द केस ऑफ द रिंग डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट फॉर द केस ऑफ द रॉड डिस्ट्रीब्यूशन या कोई और डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे रिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इतना सिमेट्रिक आ रहा है, बाकी किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये वर्क अपॉन नहीं करेगा। इट इज जस्ट वर्किंग ऑन फॉर द केस ऑफ योर रिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ब्यूटीफुल आइडिया, राइट? फॉर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम आ रहा है, जितना बड़ा मास है वो सारा का सारा सर्कमफ्रेंस पर। बट दिस इज नॉट अ ओनली एक्सिस, और ये रिजल्ट सिर्फ जो यूनिकली आ रहा है ये सिर्फ आपके सेंटर एक्सिस के ऊपर आ रहा है, बट दैट्स नॉट द ओनली एक्सिस वी आर इंटरेस्टेड इन। सो वी नीड टू लुक एट मोर एक्सिस। हाँ, ये रिजल्ट आपका स्टैंडर्ड है जो कि आपको अपनी मेमोरी में रखना है, दैट इज m/r²। अब हम और रिजल्ट्स को देखते हैं, या इस रिंग की कटिंग वटिंग करके भी देखते हैं कि और रिजल्ट्स या क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सो लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर एक्सिस, और इस एक्सिस कौन सी एक्सिस देखें। सो दिस कैन बी वन ऑफ दिस एक्सिस, ये एक एक्सिस है, फिर आप देख सकते हो ये दूसरी एक्सिस है, एंड देन यू कैन सी दैट दिस इज द थर्ड एक्सिस। सो द क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरेस्ट है दैट इज अबाउट दिस एक्सिस, व्हिच एक्सिस, दिस पर्टिकुलर एक्सिस, इस एक्सिस पे पूछना है, तो मैंने इसका कलर डिफरेंट कर लिया इस एक्सिस पे। नाउ डेफिनेटली ये प्लेन परपेंडिकुलर है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी है, लेकिन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रही है। दिस इज नॉट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हाफ रिंग है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी, तो इसको मैं IC नहीं लिख सकता, इट्स नॉट अ सेंट्रोइडल एक्सिस, तो मैं इसको कुछ और एक्सिस लिख देता हूँ, लेट्स से YY एक्सिस फॉर एग्जांपल, है ना? तो मैं इसको ना ICM लिख सकता हूँ, ना मैं इसको IC लिख सकता हूँ, क्योंकि C इज नॉट द सेंटर ऑफ मास। ग्रेट, एक्सेलेंट। अब मैं क्या करूँ, मुझे इसके क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना, हाउ डू आई डू सो? तो मैंने क्या करा, पार्टिकल्स चेक करे, तो यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये सारे पार्टिकल्स हैं। अब इन सारे पार्टिकल्स की खूबसूरती क्या है और सिमेट्री क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे इस एक्सिस से
ये जो वाई वाई एक्सिस है उससे सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की दूरी पर है, and that distance is once again working as equal to capital R, which is the radius of this half ring. So that's a beautiful idea in the case of the ring which is building. हमने रॉड डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर देखा, उसके ब्यूटीफुल क्वेश्चंस देखे, उसी तरीके से रिंग डिस्ट्रीब्यूशन के भी अपने आप में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, सेट ऑफ क्वेश्चंस है. So the moment of inertia about this particular y-y axis is once again किसी भी एक पार्टिकल का मास अगर मैं ले लेता हूँ which is supposed to be dm, सारे आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं. So once again that is integral of dm into r square, पर ये r वेरी ही नहीं कर रहा है, वो सभी पार्टिकल्स के लिए सेम है क्योंकि सारे पार्टिकल पेरीफेरी पर है, सर्कमफ्रेंस पर है. So that's सेमी सर्कमफ्रेंस पर है. So that's r square integration dm once again. और जितना भी टोटल मास है, अब ये क्वेश्चन फ्रेश क्वेश्चन है. This is not a question guided from the previous question कि मैंने उस रिंग को आधा काट के ये बनाया था, ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है. Now the question data is जो कि आपको गिवन है कि इस रिंग का रेडियस r है और मास m है, मतलब जो भी हाफ रिंग आपको गिवन है उसी का मास आपको m गिवन है. इसका मतलब यहाँ पर ऐसा मत सोच लेना कि सर वो उसका मास पूरी रिंग का m था तो इसका हाफ हो गया, ऐसा क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला है. जो गिवन फिगर है उसका मास m गिवन है, तो इंटीग्रेशन और dm आपका कितना हो जाएगा, m आ जाएगा. And so this result once again becomes equal to m square. So that's a prettiest thing in the ring distribution, that even if you are having a half ring, and in fact this is such a beautiful idea कि अगर आप इसको और एक्सटेंड करो और ऐसा सोचो कि एक्चुअली में ये पूरी रिंग होती, लेकिन हमें सिर्फ क्या बोला गया कि इतना पार्ट ऑफ द रिंग है. अब जितनी पार्ट ऑफ द रिंग है वो पता नहीं कितना एंगल यहाँ पे सेंटर की तरफ बना रही है, लेट्स से कुछ एंगल अल्फा बना रही है और सिर्फ इतने पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये जितने पार्टिकल्स हैं उनका मास हमें m देगा. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू कम आउट टू बी एग्जैक्टली द सेम ओवर. हाँ, उस एंटिटी का जो आपको गिवन है उसका मास m होना चाहिए, दैट मास शुड बी m. तो फिर आपका रिजल्ट सेम रहेगा, इट इज mr स्क्वायर, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन में भी वो सारे के सारे कितनी दूर हैं, they are at a distance of r from the center axis. That's a beautiful thing in the case of the ring which you are able to see. That's extremely good. That's extremely good as a result about this axis. And mind you, this is not your centroidal axis, right? This is not a centroidal axis. Now there is a query from someone. अब वो query क्या है? Sir, can you actually calculate about the IC axis? Can you calculate? मैंने कहा yes I can. Yes I can, पर उसके लिए मुझे सेंटर मास कहाँ पर है वो पता होना चाहिए. So do I know that? If I know that, I can solve this. तो मुझे थोड़ा सा अपने बैक लेक्चर्स में जाना पड़ेगा जहाँ पे मैंने हाफ रिंग के ऊपर समय स्पेंड करा हुआ है, और इस हाफ रिंग के लिए अगर ये 0,0 है तो इसका जो सेंटर मास होता है, दिस इज हाफ रिंग, इसका सेंटर मास मुझे याद है कि यहाँ कहीं होता था, पर आई एम जस्ट स्टक ऑन विद द वैल्यू. कैन यू मेक मी रिमेंबर कि ये वैल्यू क्या थी, मतलब सेंटर मास कितना शिफ्ट होता था? डू यू रिमेंबर द शिफ्ट वैल्यू? एनीवन? व्हाट्स द शिफ्ट वैल्यू इन द केस ऑफ हाफ रिंग? हमने हाफ रिंग, हाफ डिस्क, सबका सेंटर शिफ्ट डिस्टेंस देखा हुआ है, तो हाफ रिंग के लिए कितना डिस्टेंस होता है? एनीवन? यस जशन? 2r/pi. Correct, बिल्कुल, absolutely correct. This particular distance is 2r upon pi. So see how the previous knowledge is going to influence your good questions, right? Those things जो कि हमने पहले मेहनत लगा के करे हुए हैं, और वो अब यहाँ पे यूज हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे कहाँ निकालना है? I need to calculate about a centroidal axis. तो सेंट्रोइडल एक्सिस जो है, अब उसको स्केच करें. सबसे पहले स्केच करें सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ पर है. तो ये देखो, ये आपका COM है, ये सेंटर मास है, देखे ध्यान से, ये सेंटर मास है. तो इससे जो प्लेन परपेंडिकुलर एक्सिस पास करेगी वो हमारी कौन सी है? दैट इज द IC. ये IC है. और ये जो दोनों एक्सिस हमने बनाई, एक तो YY एक्सिस और ये जो सेंटर मास से एक्सिस पास कर रही है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भैया अपने को चाहिए था, जो कि D है. और फिर हम इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं. सो IYY is equal to IC plus MD square. गलती से रिवर्स मत लिख लेना, है ना? Of all the given parallel axes, if you remember, if all the given parallel axes, centroidal axis or the center mass axis will have the minimum moment of inertia. तो YY axis पे definitely ज्यादा है.
तो इसका मतलब हमें आई सी की वैल्यू कैसे मिलेगी, माइनस ऑन करके मिलेगी, है ना। सो दैट आई सी शुड बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर, क्योंकि आई वाई वाई की जो वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं एम आर स्क्वायर, सो दैट्स एम आर स्क्वायर माइनस ऑफ एम डी स्क्वायर से हमें वैल्यू मिल जाएगी। सो विच इज नथिंग बट एज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर एंड माइनस ऑफ, अब यहाँ से आपको डी की वैल्यू चाहिए, वो डी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है फ्रॉम द आर्टिकल ऑफ अवर सेंटर ऑफ मास। वो कितना है 2r by pi, so we can substitute that becomes 4r square and upon pi square, that is 2r by pi whole square. So that's the value for the moment of inertia about the centroidal axis over there, right? So that makes a good question, that makes a good question. I hope कि ये रिजल्ट कोई सीधा अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आपसे पूछता है, सो आई डोंट थिंक सो कि क्वेश्चन आपसे मतलब जो रिंग के लिए, फुल रिंग के लिए जो हमने रट्टा मारा कि आईसी की वैल्यू एम आर स्क्वायर आती है फुल रिंग के लिए, कोई इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछेगा। हाँ, इट कैन बी जस्ट अ एड ऑन वैल्यू कि आप कोई और क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर ये वैल्यू यूज हो रही है, तब तो ठीक है। तो सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है, क्वेश्चन डेडिकेटेड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, सो आई डोंट थिंक सो कि वो आपको सेंट्रोइडल एक्सिस पे सिंपल वैल्यू पूछ लेगा। कुछ ना कुछ कलाकारी करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, एक्सेस बदलेगा, रिंग को काटेगा, रॉड को टेढ़ा करेगा, कुछ और करेगा, और फिर आपसे जजमेंट लेगा कि आप इस एक्सेस पर देखें, बिकॉज स्टूडेंट्स टेंड्स टू कंफ्यूज बिटवीन द सेंटर एक्सेस, सेंटर मास एक्सेस एंड सेंट्रोइडल एक्सेस। इन टर्म्स में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वहीं पे क्वेश्चन को लूज कर देते हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो वाई वाई एक्सेस भी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, सेंटर मास से पास नहीं कर रही है। सो ना ही वो सेंटर मास एक्सेस है और ना ही वो सेंट्रोइडल एक्सिस, राइट। सो वी आर प्रीटी मच क्लियर अबाउट दिस आइडिया नाउ। तो चलो, इट वाज अ नाइस क्वेश्चन टू हैंड ओवर विद। फिर से एक बात बोलूंगा कि आई डोंट विश टू एंडोर्स की आइडिया कि आप इसको रट्टा मारेंगे इस पर्टिकुलर रिजल्ट कि हाफ रिंग का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, चलो रट्टा मार ले, पर ऐसे अच्छे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कितने रट्टे मारेंगे हम। So we are not endorsing the idea of that rectification. So now we bring in another question in the same distribution. But now as you can see that we have this axis for our reference, और ये जो particular axis है this lies in the same plane. This is the same plane axis. मतलब ये आपकी uniform ring है, पर ये axis same plane में है. So that is the axis lies in the plane of the ring. It lies in the plane of the ring. In fact, great, excellent. ये तो बड़ी मजेदार बात होगी। चलो सही है। अच्छा, लेकिन मुझे दिमाग लगा कि यार ये जो एक्सेस है ये एक तरीके से डायमीटर एक्सेस है। आई कैन सी दैट, ऑफ कोर्स इट लुक्स लाइक अ डायमीटर एक्सेस ओवर देयर, बट समवन टोल्ड मी कि आप ऐसा करो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। तो मैंने कहा चलो निकालते हैं, क्योंकि मैंने ना अभी एक एंगल पे एक रॉड का निकाला हुआ, तो मुझे थोड़ी थोड़ी मेमोरी है, तो मैंने सोचा इसको उस तरीके से कैलकुलेट करके देखते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करें, तो हमने इस पूरे, यहाँ सब जगह पार्टिकल्स होंगे डीएम, है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सब जगह ही हैं पार्टिकल्स। तो हमने एक पार्टिकल सेलेक्ट करा, सिंगल पार्टिकल डीएम, और उसकी एंगुलर पोजीशन चेक कर ली, वो थीटा है। अभी जो पार्टिकल है वो इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, तो उसका जो डिस्टेंस है वो अपने को चेक ऑन करना है, राइट। तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम लोग इमेजिन करते हैं। तो इमेजिन कैसे करें, सो लेट्स गिव सम टर्म्स टू दिस कि ये जो रेडियस है इसको तो मैं आर से डिनोट कर लेता हूँ, दिस इज आर, करेक्ट। और ये एंगल को भी थीटा लिया है, तो ये एंगल थीटा आ जाएगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा। तो ये जो स्मॉलर है, जो कि बेसिकली इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहाँ से, ये जो स्मॉलर, यू कैन सी कि उस एक्सिस के बॉडी पार्टिकल ऐसे रोटेट करेगा, तो स्मॉलर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी एज इक्वल टू आर कॉस थीटा, दैट्स आर कॉस थीटा ओवर देयर, दैट्स अ वैल्यू फॉर द स्मॉलर डिपेंडिंग अपॉन दैट एंगल। ग्रेट, एक्सीलेंट। इसका मतलब इस पार्टिकल का ये जो गिवन एक्सिस है इसके अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं तो वो dm into small r square मिल जाएगा, दैट्स अ वैल्यू फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस। और ऐसे बड़े सारे पार्टिकल्स पूरे रिंग के ऊपर। ग्रेट, अब मुझे dm की वैल्यू लिखनी है। अब वो क्योंकि यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग है, सो आई कैन गो फॉर एज dm अपॉन d थीटा, जैसे अभी हमने पीछे देखा था, एज इक्वल टू m अपॉन 2 पाई, क्योंकि सारा मास कितने एंगल पर है, 2 पाई पर है, और डीएम मास कितना एंगल सबटेंड करेगा, डी थीटा, करेक्ट। तो यहाँ से हमें डीएम की वैल्यू मिल जाएगी, एंड डीएम वैल्यू इज इक्वल टू m अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा, और स्मॉलर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी विच इज कैपिटल आर कॉस थीटा। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, सो दैट इज गोइंग टू वर्क अपॉन एस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एज अ टर्म,
और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ, सो आई विल बी गेटिंग द वैल्यू फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये जो एक्सिस है। ओके, अब इस एक्सिस को नाम देना है तो डायमीटर एक्सिस ID, सो इसके ऊपर मुझे कैलकुलेट करना है। सो दैट्स mr² अपॉन 2π, ये बाहर है। द लेफ्ट ओवर टर्म इज cos² थीटा d थीटा, ये मुझे फाइंड आउट करना है और इसकी लिमिट्स भी अभी मैंने अप्लाई करनी है। सो लेट मी डू सो। एज mr² अपॉन 2π, इसको मैं 4π कर लेता हूँ एंड आई कैन एक्चुअली राइट दिस टर्म एज ट्वाइस ऑफ cos² थीटा d थीटा, इस फॉर्म में। और ट्वाइस ऑफ cos² थीटा को मैं फॉर्मुलेशन में लिख लेता हूँ कि ट्वाइस ऑफ cos² थीटा जो होता है दैट्स इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा। इतनी ट्रिग्नोमेट्री मुझे आती है, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करूँ। सो दैट्स mr² अपॉन 4π and that's integration of 1 plus cos of 2 theta and d theta like this. Great. And now I need to integrate this. So on integrating this, that's mr² upon 4π and integration of d theta, 1 into d theta will be theta, और cos theta का इंटीग्रेशन होता है sin theta, तो हो जाएगा sin of 2 theta, और फिर चेन रूल के हिसाब से थीटा का कोफिशिएंट 2 है, सो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, और इसमें मुझे लिमिट्स अभी अप्लाई करनी है। सो वेयर आर द कंप्लीट पार्टिकल्स विच आर लाइंग, तो जितने भी पार्टिकल हैं वो 0 से 2π में है, पूरे रिंग के सर्कमफ्रेंस पर है। तो थीटा की लिमिट्स क्या है? दैट इज फ्रॉम 0 to 2π, दीज आर द लिमिट्स फॉर दिस। और अगर ऐसा है तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, तो दैट बिकम्स mr² अपॉन 4π, और ये जो थीटा है इसकी जगह मैं लिमिट्स लगा रहा हूँ तो 0 से 2π है, मतलब 2π आ जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है। और मजेदार पार्ट है सेकेंड वाले पार्ट में, अगर इसमें sin 2 थीटा में अगर मैं वैल्यू डालूं, तो अगर मैं 2π वैल्यू डालूंगा तो sin 4π 0 आएगा, और अगर मैं यहाँ पे 0 वैल्यू डालूंगा तो sin 0 भी 0 आएगा। इसका मतलब sin 2 थीटा में लिमिट्स डाल के रिजल्ट 0 आ जाएगा, तो ये सेकेंड वाली टर्म तो वैनिश होगी। तो बाकी जो रिजल्ट यहाँ पे बच गया, that gets the pi cancelled or it 2 cancelled, and I'm able to get the moment of inertia as equal to simple as equal to mr² upon 2 as a result over there. थोड़ा गलत बोल गया कि सिंपल, हाँ रिजल्ट सिंपल है, तरीके में थोड़ी इंटीग्रेशन है, बट देन इट्स अ गुड बेट कि भाई हम पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, कई बार अपने को हिट नहीं कर रही, बट वी डू हैव एन ऑल्टरनेट आइडिया जो कि हमेशा काम करता है, दैट इज गोइंग टू बी द इंटीग्रेशन। कई बार किसी सिस्टम की इंटीग्रेशन सिंपल ऑन होती है, कई बार थोड़ा सा समय लग जाता है, बट देन इट्स एन इजी वे। सी देयर इज अ ट्रिक ऑन द बुक आल्सो ओवर देयर कि अगर ये आपका 0 से 2π, ये हमारी बेसिक इंटीग्रेशन थी, तो cos² थीटा d थीटा, मतलब cos² फंक्शन जब होता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम 0 होती है। cos² फंक्शन मैक्सिमम 1 मिनिमम 0। तो अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू देखेंगे, एवरेज वैल्यू तो हाफ होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 1 है और मिनिमम कितनी है 0, तो एवरेज वैल्यू हाफ है। तो इस इंटीग्रेशन का एक ट्रिक ऑन रिजल्ट है कि जो भी अपर लिमिट है उसकी हाफ वैल्यू आ जाए, क्योंकि cos² थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। इसे ट्रिक ऑन रिजल्ट, बाकी इंटीग्रेट करके एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। तो 2π का हाफ कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसको सीधे लिख सकता था एज mr² अपॉन 2π, और ये जो अपर लिमिट है कितनी है 2π है, तो उसका हाफ करके मैं यहाँ पे लिख सकता था, तो ये 2π पूरा कैंसिल हो जाता और मुझे रिजल्ट मिल जाता है यहाँ से mr²/2। जैसे ट्रिक ऑन द बुक, बाकी एग्जैक्ट इंटीग्रेशन करके भी रिजल्ट वैसे ही आ रहा है। तो पॉइंट क्या है इस ट्रिक को आपके सामने अभी फिलहाल रखने का, देयर मस्ट बी सम पॉइंट ना, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा हो। सो व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय माइंड इज, सी दिस आइडिया। अब मैंने इस क्वेश्चन को शिफ्ट करा टूवर्ड्स दिस हाफ रिंग। किस पे शिफ्ट करा मैंने, हाफ रिंग पे शिफ्ट करा, ठीक है। अब मुझे बोला जा रहा है कि जो सेम एक्सिस है, ये सेम एक्सिस दिख रही है आपको, इस सेम एक्सिस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड अबाउट दिस। सो आई ट्राइड टू फाइंड दिस आउट। तो सेम आइडिया था कि एक पार्टिकल पिक करा dm और ये रेडियस r है, लेकिन इस पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो स्मॉलर है। सो नथिंग चेंज्ड कि di की वैल्यू जो है वो dm इंटू r² आ गई, ठीक है। dm सेम तरीके से आएगा क्योंकि अभी भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ओ बट देयर इज अ चेंज एंड द चेंज इज कि भाई जो dm मास है वो तो d थीटा पर है,
है ना, डीएम मास जो है वो तो डी थीटा पर है, लेकिन टोटल मास इस बार पाई पर, क्योंकि हाफ रिंग है ना, तो सारा मास 2 पाई पे तो नहीं होगा ना। इस वाले केस में तो सारा मास जो है वो 2 पाई पर है पूरे सर्कमफ्रेंस पर। यहाँ पे हाफ सर्कमफ्रेंस पर है, तो हाफ सर्कमफ्रेंस का एंगल कितना है, पाई। इसका मतलब डीएम की वैल्यू बदल गई है और डीएम की वैल्यू m बाय पाई डी थीटा होगी। चलो ठीक है, सो आई राइट आई डी नाउ एज m अपॉन पाई डी थीटा, है ना, प्रॉपरली लिखा मैंने। और स्मॉलर की वैल्यू सेम, वो तो सेम तरीके से आ रही है, दैट इज r cos थीटा, कैपिटल R cos थीटा, सो दैट इज कैपिटल R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देयर इज वन मोर चेंज माय फ्रेंड्स, वन मोर चेंज। पहले क्या करते हैं, इसको ना टर्म्स बाहर निकाल लेते हैं, दैट बिकम्स mr स्क्वायर अपॉन पाई and that's integral of cos square theta d theta like this। तो जो दूसरा चेंज है वो क्या है, वो लिमिट में है भाई, क्योंकि अब सारे के जितने पार्टिकल हैं वो 0 से 2 पाई में तो है ही नहीं ना। पहले तो सारे के सारे पूरे सर्कमफ्रेंस पे थे, तो लिमिट क्या थी थीटा की, 0 से 2 पाई, पर अभी तो आधे सर्कमफ्रेंस पर है, तो मतलब यहाँ से पार्टिकल शुरू हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे तो यहीं तक है ना खाली, मतलब ये तो 0 से लेके बस यहाँ तक आ रहे हैं, पाई तक। एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ओ तो पहले 0 से 2 पाई थी, अब लिमिट भी बदल गई है, और अब लिमिट कितनी हो गई है, 0 से पाई हो गई है। क्या बात है। और फिर मैं अभी जो ताजी ताजी ट्रिक ऑन द बुक आपको समझाई, पूरा इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बस समय किसके पास होता है, तो फिर मैंने जो ट्रिक ऑन द बुक अभी आपको समझाई थी, उसके हिसाब से अगर इस पर्टिकुलर रिजल्ट को देखूं, सो दैट्स mr स्क्वायर बाय पाई एज इट इज है, और ये जो अपर लिमिट इसकी थी उसको बाय 2 करके मैं इस इंटीग्रेशन को हटा देता हूँ, है ना, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा डी थीटा के लिए जो एवरेज वैल्यू है वो हाफ है, और हाफ ऑफ द अपर लिमिट लिखनी थी, तो वो पाई अपर लिमिट है, तो पाई बाय 2 आ जाएगा। अरे पाई एंड पाई कैंसिल हो गया, और रिजल्ट एक बार फिर से मेरे सामने mr स्क्वायर बाय 2। And now once I get this result, then I get comfortable on my seat, and then after that I चलो अब दिमाग लगाते हैं, यार ऐसा हुआ क्यों, तब ऐसा हुआ क्यों, तो दिमाग लगाएंगे, देखेंगे यार डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम है। अगर पहले वाले केस में देखें तो ये जो एक्सेस थी उसके आधे पार्टिकल उसके लेफ्ट पे थे, आधे पार्टिकल उसके राइट पे थे, अब भी क्या मतलब, अभी तो सेम है, अभी भी आधे पार्टिकल टुवर्ड्स द लेफ्ट, आधे पार्टिकल टुवर्ड्स द राइट, और सेम तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन पे आ रहा है, सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ रहा है, इज कमिंग आउट टू बी सेम। अब कोई इस बात को इजीली अपने दिमाग में बिठा लेगा, कोई इंटीग्रेट करके करेगा, तो जो इजीली अपने दिमाग में बिठा लेगा, टाइम सेव करेगा, आगे बढ़ जाएगा। अब क्या इसको करने का और भी कोई तरीका, बिल्कुल है, बहुत आसान तरीका है, एंड दैट्स अ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वहां से भी कर सकते हैं। सो लेट मी फोकस अपॉन दैट। सेम रिजल्ट अपने दिमाग में आएगी। अब हमने क्या करा कि प्लेन कंस्ट्रक्ट करा, वी कंस्ट्रक्टेड दिस प्लेन, और इसके अंदर अपनी रिंग बनी, तो ये बन गई मेरी रिंग इस प्लेन के अंदर, दैट्स अ रिंग, ठीक है, ग्रेट। अब मैंने क्या करा, ये इसका सेंटर लिया, और सेंटर लिया और इससे एक्सिस बना लिया, सो दिस इज एन एक्सिस व्हिच आई एम कंस्ट्रक्टिंग ओवर देयर, अंडरस्टूड है सर, सेंट्रोइडल एक्सिस है, ऑफ कोर्स दैट्स एन आईसी फॉर मी, ग्रेट। अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, खाली खाली डायग्राम लग रहा है, तो मैंने 2 एक्सिस और बना ली। मैंने कहा भाई देखो, एक एक्सिस ये बनाई और दूसरी एक्सिस मैंने ये बनाई। कहने का क्या बात है सर, एक एक्सिस होगी सर इसमें से आई एक्स, और दूसरी एक्सिस सर होगी आई वाई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, पर जरा ध्यान से देखो फिगर के कंटेक्स्ट में, तो फिगर के कंटेक्स्ट में दोनों एक्सिस जो है वो डायमीटर, दोनों डायमीटर एक्सिस है। अच्छा, तो मतलब आई एक्स को मैं आई डी लिख सकता हूँ और आई वाई को आई डी लिख सकता हूँ, और दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम, क्योंकि डायमीटर है ना, तो डायमीटर के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही होगा ना, कोई भी डायमीटर बना, ये तो सही है। अच्छा, अब मेरे को दिमाग में आया कि ये 3 एक्सेस कॉन्करेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट से लग रही हैं, और ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और 2 एक्सेस इन द प्लेन है, ये सारी बातें एक तरफ इशारा कर रही हैं कि मैं लगाऊं इसके अंदर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और ये मेरी z एक्सिस और ये x और y, क्या बात है। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से iz की वैल्यू ix प्लस iy निकल के आ जाएगी, ये तो एक्सेलेंट हो गया। अच्छा, लेकिन iz मतलब प्लेन परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब ic के बराबर, और ix और iy आइडेंटिकल एक्सिस, मतलब डायगोनल एक्सिस, डायमीटर एक्सिस के बराबर, जो भी लैंग्वेज बोल लें। अरे तो ये रिजल्ट अभी ऐसा लग रहा है कि हमने अभी पीछे किया था, वो स्क्वायर और रेक्टेंगल में सेम तरीके का, बट दैट ट्वाइस ऑफ आईडी, तो आईडी। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये जो आईडी है, ये जो आईडी है, ये सेंटर मास एक्सिस भी है, ये सेंटर मास एक्सिस भी है, तो कुछ याद आएगा, अभी हमने पीछे किया था बिल्कुल सेम ऐसा कुछ। तो ये आपकी जो आईडी है ये IC/2 आ रही है,
और ये आईडी ही आपकी सेंटर मास एक्सिस भी है। फिलहाल तो मुझे डायमीटर ही चाहिए था, तो यहाँ मैं उसको सेंटर मास एक्सिस भी बोल सकता हूँ, विच इज इक्वल टू IC/2। और सेंटर एक्सिस पे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr²। तो रिजल्ट मेरा सेम आ जाता है जो कि मैंने अभी पीछे डिराइव करा, as mr²/2। So that's a very conveniently derived result from there. But the fun part, the fun question should have been like this, that if I would have received this result, तो definitely कहीं ना कहीं स्टूडेंट सोचते कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ तो गड़बड़ होगी, मतलब अगर ये एक्सेस मुझे ऐसे गिवन थी और मुझे इंस्टेड ऑफ दिस फुल रिंग मुझे यहाँ पे सिर्फ हाफ रिंग गिवन होती, इतनी हाफ रिंग ऐसे गिवन होती, सिर्फ हाफ रिंग, करेक्ट, हाफ रिंग। और फिर मुझे बोला जा रहा था कि भाई जो एक्सेस है वो ये वाली एक्सेस है, ये जो एक्सेस है ये है ना, और ये जो एक्सेस है। अब इन दोनों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं आता है ना, बिल्कुल नहीं आने वाला इन दोनों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आने वाला है। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। तो अगर मैं ये वाली एक्सेस देखूं, ये वाली, तो इस हाफ रिंग का ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, पूरा पूरा ध्यान से सुनना। ये इसका सी पॉइंट है, ठीक, ये सी पॉइंट है पर सेंटर मास पॉइंट नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है इस रिंग के लिए COM पॉइंट था, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, COM पॉइंट नहीं है। हाँ, लेकिन सेंटर मास का यहाँ पे लाई करेगा, वो लोकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 2r/5, 2r/5। सो विच मीन्स दिस एक्सिस स्टिल इज योर ICM एक्सिस, ये वाली ICM एक्सिस आ रही है, ठीक है। पर ये जो एक्सिस आ रही है, ये वाली, ये इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, PQ एक्सिस, ये आपकी ICM एक्सिस नहीं है। दिस इज नॉट योर ICM एक्सिस, राइट, दैट्स नॉट योर ICM एक्सिस, राइट, ग्रेट, है ना। तो ये वाली एक्सिस आपकी जो है ये आपकी ICM एक्सिस है, और ये इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सेम आएगा mr²/2, जो कि हमने पीछे इंटीग्रेशन से देखा है। अभी हमने पीछे इंटीग्रेशन से करा है इस वाले पे, क्योंकि हमने इसको टॉप व्यू से प्लेन में बना के करा था कि हमारे पास में ये हाफ रिंग है, ये हाफ रिंग है, और ये हमारी एक्सिस है, ये वाली। तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका COM था, तो ये आपकी ICM एक्सिस है। और इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी पीछे देख कर आए हैं कि इस पे जो वैल्यू आ रही थी ये आपकी mr²/2 आ रही थी। एंड नाउ दिस एक्चुअली, अब आप इसको रट्टा मार सकते हैं, आप बोलेंगे कि ठीक है हमने करा हुआ है, अब मेरे को पता है रिजल्ट ये वाला, बट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड, कहाँ पे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज ऑन कर सकता है एक हाफ रिंग को कट ऑन करके के बाद, राइट। सो दैट्स द पॉइंट टू एक्सप्लेन। और डिफरेंट एक्सिस पे, अभी ये COM एक्सिस पे निकालने का वो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया कि इस एक्सिस पे कितना आएगा, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं हाफ रिंग के लिए। So on the various axes, you can see that we are able to determine for the case of the full ring also and for the half ring also. कभी भी practice करते समय doubt लगता है question में, so you can always try out the integration part of it. अगर आपको parallel axis theorem कहीं पे, perpendicular axis theorem कहीं पे आपको confuse करने लग रही है किसी particular point पे, so go on for the integration and confirm the result. It might take you some time, but you will definitely learn from it. आपको अपनी गलती का पता खुद चल जाएगा अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से उसको वर्क अपॉन करेंगे तो आज का सेशन हम यहाँ पे रोकते हैं। वी जस्ट फिनिश ऑफ द सेशन ओवर देयर। आज हमने दो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर दिमाग लगाया फिर से, दैट इज ऑन द रॉड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिंग डिस्ट्रीब्यूशन। रॉड डिस्ट्रीब्यूशन से हम जाके फ्रेम्स पे भी चले गए, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर फ्रेम्स भी देखे, दो लैंग्वेजेस के ऊपर वर्क अपॉन करा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सिस एंड इन द प्लेन एक्सिस किस तरीके से क्वेश्चन हमें वहां पे एंटेंगल कर सकता है, right? So in the next session tomorrow we are going to look at the disk distribution and as promised the spherical distributions, and if the time permits we will also deal with the conical distributions. तो आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट ऑन कर रहा हूँ।